मेरी ही पोजीशन का यूज करके मेरी वाइफ ने अपने उस निकम्मे बचपन के दोस्त को चुपके से प्रमोशन दे दिया, जिसकी परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे घटिया थी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैंने तुरंत सारे एम्प्लॉयज की मीटिंग बुलाई और सबके सामने उसके उस चहेते दोस्त को नौकरी से लात मार दी। मेरे इस कड़े एक्शन के बाद मेरी वाइफ थोड़े दिनों के लिए शांत हो गई। मुझे लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, पर मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैं ऑफिशियल ट्रिप पर बाहर जाऊंगा, वो पीछे से फिर वही हरकत करेगी। मेरी वाइफ ने मेरे पीठ पीछे अपने उस दोस्त को सीधे डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया और उसकी सैलरी भी 3 गुना बढ़ा दी। जब मैं पूरे 1 साल का कंपनी मर्जर का प्रोजेक्ट खत्म करके वापस आया, तो उस लड़के का एटीट्यूड ही बदल चुका था। वो अपनी पीठ पर मेरी वाइफ का हाथ देखकर मुझसे ही बदतमीजी करने लगा। ये मत समझना कि कंपनी तुम्हारी है तो तुम मुझे निकाल दोगे। जब तक रुयान दीदी मेरे साथ हैं, अगर मैं तुम्हारी इस चेयर पर भी बैठना चाहूं तो तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर पानी फेंक दिया। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसी वक्त उसे एक जोरदार पंच जड़ा और ऑन द स्पॉट उसे सस्पेंड कर दिया। ये बात पता चलते ही मेरी वाइफ के भड़काने पर सारे एम्प्लॉयज मेरे पास अपने रेजिग्नेशन लेटर लेकर आ गए। जांग जिहेंग, अभी के अभी ली जेफन को उसकी पोजीशन वापस दो, वरना हम सब एक साथ कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। उनका ये एटीट्यूड सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये सारे लोग उसी के रिक्रूट किए हुए थे और मेरे पुराने वफादार एम्प्लॉयज को उसने धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया था। लिजरफन ने जब देखा कि पूरी टीम उसके सपोर्ट में खड़ी है, तो उसकी बची कुची शराफत भी गायब हो गई। उसने टेबल पर पैर टिकाए और अपनी नफरत भरी आंखों से मुझे देखते हुए बोला, देख लिया तुमने, मुझे नौकरी से निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब तक रियान यहाँ है, तुम मेरे सामने जो भी ऑर्डर पास करोगे उसके लिए तुम्हें पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सीधे लफ्जों में कहूं तो ये कंपनी रियान की है। तुम तो बस एक नाम की प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे हाथ में कोई असली पावर नहीं है। इतना कहकर ली जेफन पागलों की तरह हंसने लगा। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसके मुंह में दबाते ही उसके एक चमचे ने तुरंत लाइटर आगे बढ़ा दिया। ली जेफन ने मुस्कुराते हुए सिगरेट का एक कश लिया और उसका धुआं सीधे मेरी तरफ छोड़ दिया। धुएं के उस गुबार में भी उसकी बदतमीजी साफ दिखाई दे रही थी। क्यों? इस वक्त मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? पर तुम मेरा उखाड़ भी कह सकते हो। गुस्सा आ भी रहा है तो उसे अंदर ही दबा कर रखो। हाँ हाँ। भले ही मीटिंग रूम के बाहर साफ साफ लिखा था कि यहाँ स्मोकिंग मना है, पर ली जेफिन को इन रूल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मनमानी किए जा रहा था। जब मैं कुछ नहीं बोला तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वैसे डायरेक्टर की ये पोस्ट भी थोड़ी छोटी है। मजा तो तब आएगा जब मैं तुम्हारी इस प्रेसिडेंट वाली चेयर पर बैठूंगा। उसका सीधा मतलब यही था कि वो मेरी जगह लेना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामूली से इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी। वो इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे पूरी कंपनी उसके इशारों पर नाचती हो। मैंने अपनी नजरों को घुमाया और टेबल पर रखे उन रेजिग्नेशन लेटर्स के ढेर को देखा। फिर अपनी गर्दन उठाकर एक एक करके सबको स्कैन किया। क्या तुम सब सच में इस एक इंसान के लिए इस तरह कलेक्टिव स्ट्राइक करके मुझे धमकी दे रहे हो? इस कचरे के लिए अपना करियर दांव पर लगाना क्या सच में सही डिसीजन है? मैंने अपनी चेयर को थोड़ा पीछे खिसकाया और मन ही मन हंसा। मुझे सच में समझ नहीं आया था कि ये लोग एक मामूली इंसान के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम गलत सोच रहे हो। ये लोग इसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन सबकी असली बॉस हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी बातों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही वो लाइंस खत्म हुई, मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स का सिर घूम गया। सबके सब दरवाजे की तरफ देखने लगे और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ एक सुर में बोले, गुड इवनिंग रुयान मैम। उनका ये बिहेवियर सीधे मेरे मुंह पर एक तमाचा था। क्योंकि इस कंपनी को मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, मैं ही यहाँ का असली ओनर था। पर ये एम्प्लॉयज सिर्फ लियू रुयान को ही अपनी बॉस मान रहे थे और मुझे देखकर ताने कस रहे थे। तुम सब यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा। लियू रुयान को नाम सुनना बहुत पसंद था। उसके चेहरे का घमंड और बढ़ गया। वो खुद को सबसे ऊपर समझ रही थी। जब हमारी आंखें मिली तो उसने एक ठंडी और कातिलाना स्माइल दी। देख लिया तुमने, अगर तुमने जबरदस्ती जेफेन को कंपनी से निकाला तो ये पूरी टीम आज ही रिजाइन कर देगी। अगर ये सब एक साथ चले गए तो तुम मार्केट से नए लोग इतनी जल्दी हायर नहीं कर पाओगे और कंपनी को जो लॉस होगा उसकी स्पीड किसी रॉकेट जैसी होगी। लियू रुयान की इस धमकी को सुनकर अनजाने में ही मेरी मुट्ठियां कस गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बाहर के इंसान के लिए अपने ही हस्बैंड के खिलाफ इस हद तक क्यों जा रही थी। लियू रुयान, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सड़ चुका है? तुम एक बाहरी लड़के के लिए मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहे हो।
गुस्से के मारे मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। अगर मैं उससे सच्चा लव नहीं करता तो मुझे इस बात का इतना बुरा कभी नहीं लगता। मैं बहुत उसे बाहरी इंसान किसने कहा? वो मेरा भाई है। मैंने उसे बचपन से अपने सामने बढ़ते देखा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि कोई उसे परेशान करे और मैं चुपचाप देखती रहूं। उसने बस अपना प्रमोशन ही तो लिया था। क्या इसके लिए तुम्हें उसे कंपनी से निकाल कर मेरी बेइज्जती करना जरूरी था? मैंने कब उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की? वो मुझ पर झूठे ब्लेम्स लगाए जा रही थी। इस ली ज़ेफेंग ने कंपनी के लिए आज तक किया ही क्या है जो तुम इसे इतनी जल्दी डायरेक्टर की पोस्ट और इतनी हाई सैलरी दे रही हो? जहां तक मुझे याद है उसने आज तक एक भी प्रॉफिटेबल डील क्रैक नहीं की। उल्टा उसने मेरे कई बड़े प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ से गंवाकर कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। मैंने इस निकम्मे को नौकरी से नहीं निकाला। यही इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं अपनी आंखें बंद करके इसे प्रमोट कर दूं? तुम दोनों का दिमाग खराब हो सकता है पर मेरा नहीं। मेरी इस खरी खरी बात को सुनकर ली ज़ेफेंग के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने सीरियस होकर लियू रुयान की तरफ देखा। दीदी, आपने देखा ना, जो प्रोजेक्ट्स ये खुद हैंडल नहीं कर पाया उसका ठीकरा भी ये मेरे सिर पर फोड़ रहा है। इसने मुझे जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जो इम्पॉसिबल थे ताकि मैं कभी परफॉर्म ना कर सकूं और ये मुझे नीचा दिखा सके। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। उसके इतना कहते ही सारे के सारे कर्मचारी ली ज़ेफेंग के सपोर्ट में चिल्लाने लगे। बॉस होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने ही एम्प्लॉयज को परेशान करें और उनका प्रमोशन रोकें। छी है ऐसे बॉस पर। इससे अच्छा तो यही है कि हम सब आज ही स्ट्राइक कर दें और अपने डायरेक्टर ली को उनका हक दिलाकर रहें। हाँ, बिल्कुल सही। हम इस तानाशाही के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। पूरे मीटिंग रूम में मेरे खिलाफ नारेबाजी होने लगी। सब के सब ली ज़ेफेंग को प्रोटेक्ट करने में लग गए। मैंने ठंडी नजरों से उन चेहरों को देखा। वे सब मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। ये वही लोग थे जिन्हें मेरी ऑफिशियल ट्रिप के दौरान लियू रुयान ने मेरे पुराने वफादार स्टाफ को हटाकर अपनी पर्सनल टीम बनाने के लिए भर्ती किया था। मुझे अब जाकर लियू रुयान के असली इरादे समझ में आ रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी इस पोजीशन को हड़पना चाहती थी। मुझे उसका पास्ट याद आया, जब वो कंपनी में महज एक मामूली ऑफिस गर्ल हुआ करती थी जो किसी के सामने अपनी गर्दन उठाने की हिम्मत तक नहीं करती थी। अगर मेरी अचानक बिगड़ती हेल्थ के कारण मैंने उस पर भरोसा करके उसे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने की जिम्मेदारी ना दी होती तो मैं उसे कभी करीब से नहीं जान पाता और ना ही मुझे उससे लव होता। पर मैंने सपने में नहीं सोचा था कि उसका लालच इस हद तक बढ़ जाएगा। पर मैंने अपनी लाइफ में कई बड़े तूफान झेले थे। मैं इन मामूली लोगों की छोटी मोटी चालों से डरकर अपनी कंपनी की नैया डूबने नहीं दे सकता था। मैंने टेबल से एक रेजिग्नेशन लेटर उठाया, हल्की सी हंसी के साथ उसे लियू रुयान के मुंह पर दे मारा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर तुम सबको रिजाइन करके जाना है तो शौक से जाओ, दरवाजा उसी तरफ है। मेरी ये बात सुनते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनकी इस धमकी से डरने के बजाय सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसकी उस नफरत की वजह से पूरे रूम का टेम्परेचर जैसे गिर गया। तुम सच में ये गेम खेल रहे हो? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम सब यही नहीं चाहते थे? मुझे धमकी देकर इस लड़के का रास्ता साफ करना ही तो तुम्हारा प्लान था ना? पर मैं जान जी हैं किसी की धमकियों के आगे नहीं झुकता। जिसे जाना है वो अभी जा सकता है। तुम्हारे बिना ये दुनिया रुक नहीं जाएगी। ली ज़ेफेंग भी बुरी तरह घबरा गया। वो डरकर लियू रुयान की तरफ देखने लगा। दीदी, अब मेरा क्या होगा? जब तक मैं यहाँ हूँ ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लियू रुया अपनी जगह से खड़ी हुई। वो अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ वॉक करती हुई मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। अब इस कंपनी की असली ओनर मैं हूँ। मैं पहले इस सीक्रेट का यूज करके तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी ताकि तुम बस एक कठपुतली प्रेसिडेंट बनकर रहो, क्योंकि आखिर तुमने पास्ट में मुझ पर एक एहसान जो किया था। पर तुम सीधे रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हो। तुम्हें मुझसे दुश्मनी ही करनी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसे घूरते हुए पूछा। लियू रुयान ने हंसते हुए मेरे कंधे को थपथपाया। मेरा मतलब साफ है। मैं बहुत पहले ही कंपनी के शेयर्स और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को अपने पाले में कर लिया है। अब इस जिंगचोंग कंपनी की असली बॉस मैं हूँ। मैं जिसका चाहूँ उसका प्रमोशन कर सकती हूँ। समझ आया? ली ज़ेफेंग खुशी के मारे अपनी चेयर से कूद पड़ा। दीदी रुयान, क्या ये सच है?
लियू रियान ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। ये देखते ही ली जफिंग दौड़कर उसके पास आया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और सबके सामने उसे किस करने लगा। बाकी के कर्मचारियों को जैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बस अपने सिर्फ फ्यूचर को देखकर खुश हो रहे थे। पर मेरा गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मेरे पीठ पीछे लियू रियान ने ना सिर्फ मुझे चीट किया था, बल्कि वो मेरी अपनी कंपनी को भी मुझसे छीनना चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आना भी चाहिए। अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है, तो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बता देता हूँ। मैं बहुत पहले ही रुयान के साथ सो चुका हूँ। जब तुम पूरे 1 साल के लिए बाहर गए थे, उन 365 दिनों में हम रोज तुम्हारे ही बेड पर ऐश करते थे। तुम एक नंबर के लूजर हो। तुम्हें सब पता चल भी गया तो तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? सारे कर्मचारी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। किसी की आंखों में मेरे लिए रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि जैसा लियू रुयान ने कहा था, मेरे जाने के बाद कंपनी का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ चुका था और ये सारे नए लोग उसी के वफादार थे। मैं बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, पर मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। मैंने सच में लियू रुयान को बहुत कम आंका था। अब समझ आया कि ली जेफंग के पास इतनी बदतमीजी करने का पावर कहाँ से आ रहा था। ये सारा कॉन्फिडेंस मेरी ही वाइफ ने उसे गिफ्ट में दिया था। उन सबको लग रहा था कि मेरा खेल खत्म हो चुका है। वहां कोई भी मेरी इज्जत नहीं कर रहा था। मैंने झटके से टेबल पर रखे सारे रेजिग्नेशन लेटर्स को नीचे फर्श पर फेंक दिया। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए मैंने उस घटिया कपल की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने जिस साम्राज्य को अपने खून पसीने से खड़ा किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों उसे इतनी आसानी से हड़प लोगे? इस कंपनी का लीगल ओनर आज भी मैं हूं, और मैंने कभी किसी शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए हैं। मैं भी तो देखूं कि मेरी कंपनी तुम्हारे बाप की कैसे हो गई। लियू रियान को गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई। उसने अपनी सफेद उंगलियों से अपने बालों को कान के पीछे किया और बड़े ही आराम से ली जेफिंग की बाहों में समा गई। उसने हंसते हुए मुझसे कहा, मुझे पता था कि तुम यही लीगल बात उठाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज रेडी करके रखा है। सब के सब अंदर आ जाओ। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा फिर से खुला और कई लोग अंदर दाखिल हुए। वे सब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स थे, पर इस वक्त वे सिर्फ लियू रियन को देख रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। तुम सब मेरे दिल में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। मुझे समझ आ गया कि मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था। तुम्हारे इस सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो कैसा रहेगा? ये सब यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि रुयन को इस कंपनी की गद्दी पर बैठा सकें। ली जेफेंग के इतना कहते ही लियू रुयन ने उसे एक किस किया। माय बॉय, तुम सच में बहुत लंबे समय से मेरे साथ हो। तुम्हारा ये बात करने का स्टाइल अब बिल्कुल मेरी तरह होता जा रहा है। ली जेफेंग के चेहरे पर साफ साफ लालच दिखाई दे रहा था। तो फिर जब ये कंपनी पूरी तरह आपके नाम हो जाएगी तो प्रेसिडेंट की ये पोस्ट मुझे दे देना। मैंने आज तक कभी किसी कंपनी के बॉस का रोल प्ले नहीं किया है। इस निकम्मे को डायरेक्टर की पोस्ट क्या मिल गई, इसके हौसले इतने बढ़ गए कि अब ये सीधे मेरी चेयर पे बैठकर मुझे रिप्लेस करने के सपने देख रहा था। कितनी बकवास बात थी। लियू रुयान तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपनी नजरों से पूरे रूम में बैठे शेयर होल्डर्स को स्कैन किया और बड़े ही कड़े लहजे में उनसे चिल्लाकर बोलने को कहा कि वे किसका सपोर्ट करते हैं, मेरा या उसका। एवरीवन, आप सब इसके मुंह पर अपना डिसीजन सुना दीजिए, ताकि कल को बाहर जाकर कोई ये ना कहे कि मैंने इसके साथ कोई धोखा किया है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सारे शेयर होल्डर्स एक सुर में चिल्लाने लगे, मैम, हम सब पूरी तरह आपके साथ हैं। उनके ये शब्द मेरे सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। ये वही लोग थे जो सालों से मेरे साथ जुड़े थे, जिनके साथ मिलकर मैंने एक छोटी सी फर्म को स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी बनाया था। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, बल्कि भाई जैसे थे। मैं सिर्फ 1 साल के लिए क्या बाहर गया, लियू रियान ने इन सबको पैसों से खरीदकर मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। इस धोखे के घूंट को पीना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं बस तुम सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मेरे इस गुस्से को देखकर भी उन शेयर होल्डर्स के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बड़े ही ठंडे लहजे में रिप्लाई किया, क्योंकि रुयान मैम हमें तुमसे कहीं ज्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट्स दे रही हैं। हम सब प्रैक्टिकल लोग हैं, जो हमें ज्यादा फायदा देगा हम उसी के साथ चलेंगे। उनकी इस बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्या मैंने उन्हें कम बेनिफिट्स दिए थे? जब भी कंपनी को कोई बड़ा प्रॉफिट होता था तो मैं उसे पूरी टीम में बराबर बांटता था। मैंने कभी सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा।
मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे साथ जुड़े हुए भाई भी खूब पैसा कमाए। मैं हर पल उनके फ्यूचर के बारे में सोचता रहा, और उन्होंने मेरे पीठ पीछे इस ल्यू रियान के पैर पकड़ लिए। शेयर होल्डर्स का ये सपोर्ट देखकर ली जेफेंग का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। सुन लिया तुमने जांग जिहेंग, तुम्हारा खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब ना तो ये टीम तुम्हारी इज्जत करती है और ना ही ये शेयर होल्डर्स तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी लाइफ कितनी बड़ी फेलियर है। तुमने जिस कंपनी को दिन रात एक करके खड़ा किया, आज वो मुफ्त में हमें मिल गई। अब वहां चुपचाप क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम अब इस चेयर के लायक नहीं हो, ये मेरी है। मैंने उस कीड़े जैसे इंसान की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी नजरें सिर्फ ल्यू रियान और उन गद्दारों पर टिकी थीं। वहां मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। सब मिलकर मुझे कोने में धकेल रहे थे। अगर तुम सीधे रास्ते से जेफेंग का प्रमोशन कर देते तो तुम्हें आज ये बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। अब समझ आया तुम्हें? मैं तुम्हें फर्श से अर्श पर भी पहुंचा सकती हूँ और वापस रास्ते पर भी ला सकती हूँ। मेरी मुट्ठियां बार बार कस रही थीं और खुल रही थीं। ली जेफेंग को मेरी इस चेयर पर बैठने की इतनी जल्दी थी कि उसने तुरंत बाहर से सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर बुला लिया। जंग जिहिंग, में तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो तुम खुद इज्जत से बाहर चले जाओ, या फिर मैं इन गार्ड से तुम्हें किसी कुत्ते की तरह बाहर फेंकवा दूं। चॉइस तुम्हारी है। पर मैं जंग जिंग इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चुनने वाला था। तुम सब महामूर्ख हो। जब तक मेरे ओरिजिनल साइन किए हुए शेयर ट्रांसफर पेपर्स नहीं होंगे, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तो फिर जरा इस डॉक्यूमेंट पर भी अपनी नजर डाल लो। लियो रुआन ने कंपनी के लीगल ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर्स मेरे सामने टेबल पर फेंक दिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये पेपर्स नकली हैं? पिछले महीने जब मैं तुमसे मिलने विदेश आई थी, तो मैंने तुम्हारे सामने इमोशनल ड्रामा किया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था। उसी रात मैंने एक बिजनेस प्रोजेक्ट के पेपर्स के बीच में इन लीगल पेपर्स को छुपाया था, और चालाकी से सिर्फ उसी जगह तुम्हारे साइन लिए जहां तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत थी। क्यों जांग जिहिंग, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं तो गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया ना? जब मैं कुछ नहीं बोला और मेरे माथे की नसें गुस्से से तन गईं, तो ली जेफंग ने आग में घी डालने का काम किया। उस रात मैं भी उसी देश में था, और तुम्हारे होटल से निकलते ही मैं सीधे रुयान के कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा निशाना तुमसे कहीं ज्यादा शार्प निकलेगा। रुयान के पेट में इस वक्त मेरा बच्चा पल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी घुमाई और उस घटिया इंसान के मुंह पर दे मारी। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। सबके सब इस पर टूट पड़ो। मैं आज पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जो जंग जियांग कभी हवा में उड़ता था, आज उस मारो इसे। खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो। पर वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक भी अपनी जगह से नहीं हिला। ये देखकर लियो रुयान गुस्से से पागल हो गई। तुम सब यहाँ क्या तमाशा देखने के लिए खड़े हो? क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने तुमसे कहा ना कि इस जांग जहेंग को पकड़कर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। तुमने जो अभी बोला वो बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हें इस पोजीशन पर ला भी सकता हूं और वापस तुम्हें उसी औकात पे पहुंचा सकता हूं जहां तुम ऑफिस में सिर्फ पानी पिलाने का काम करती थी। लियू रुयान का चेहरा थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था, और उसका सिर एक तरफ झुक गया था। मैंने आज तक अपनी लाइफ में उस पर कभी अपनी आवाज तक नहीं उठाई थी। मारना तो बहुत दूर की बात थी, पर इस बार उसने सारी हदें पार कर दी थी। लाइफ और बिजनेस में इंसान को हमेशा अपने एथिक्स याद रखने चाहिए। अगर पास्ट में मैंने उसे सपोर्ट करके इस मुकाम तक ना पहुंचाया होता, तो आज उसके पास ये घमंड दिखाने की औकात कभी नहीं होती। अपनी वाइफ को पिटता देखकर ली जेफेंग का खून खौल उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पर वो मेरे करीब पहुंच पाता, उससे पहले ही साइड में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पीछे से दबोच लिए। तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या तुम बगावत कर रहे हो? तुम भूल गए कि अब इस कंपनी की असली मालकिन कौन है? ये जंग जिहंग अब एक हारा हुआ खिलाड़ी है। तुम अभी भी इसके ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो? छोड़ो मुझे। पर उन गार्ड्स ने उसकी पकड़ को और मजबूत कर लिया, जैसे उसकी बातों की कोई वैल्यू ही ना हो। लियो रुयान का भी गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो वॉक करती हुई गार्ड्स के पास आई और उन्हें बुरी तरह कोसने लगी। वो हमेशा खुद को बहुत शांत और क्लासी दिखाने का नाटक करती थी, पर इस वक्त उसके पैर कांप रहे थे।
तुम सब अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारी असली बॉस हूँ, तुम्हें सैलरी मैं देती हूँ। अगर तुमने फिर से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। उसकी इस भारी धमकी के बाद भी उन सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे वैसे ही सीरियस होकर खड़े रहे। डायरेक्टर ली को पकड़कर बाहर फेंक दो। मैंने हल्की हंसी के साथ एक छोटा सा इशारा किया और मेरे इशारा करते ही सारे गार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने ली जेफेंग को घसीटा और मीटिंग रूम से बाहर फेंक दिया और वो बाहर फर्श पर किसी भीगे चूहे की तरह गिर पड़ा। देख लिया तुमने, मेरे इन लोगों को तुम पैसों से नहीं खरीद सकती। ये जब से मेरे साथ जुड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि ये वफादारी का मतलब जानते हैं। इन्हें पता है कि इनका असली गॉडफादर कौन है। ये तुम्हारी तरह चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं। लियो रुयान और मेरे खिलाफ खड़े वो सारे कर्मचारी ये देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जांग जेन के हाथ में आज भी असली पावर थी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मैंने तो ये सोचकर रिजाइन किया था कि रुयान मैम ने कंपनी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और हमें उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? डिंचुआंग जैसी इतनी बढ़िया कंपनी अगर हमारे हाथ से निकल गई तो हमें दोबारा ऐसी जॉब कभी नहीं मिलेगी। अरे, सब पैनिक होना बंद करो, शांत हो जाओ और देखो कि रुयान मैम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। उधर ली जेफिंग के पेट में दर्द इतना बढ़ गया था कि उसने अपने हाथ से पेट को दबाया हुआ था और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। काफी देर तक शांत रहने के बाद उसने किसी तरह अपनी बॉडी को ऊपर उठाया। लिu रुयान तुरंत भागकर उसके पास गई और बड़े ही प्यार और फिक्र के साथ उसे सहारा देकर खड़ा किया। रुयान, जब असली पावर तुम्हारे हाथ में है तो इन लोगों पर रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इन बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड्स को अभी के अभी नौकरी से निकालो और इस जांग जेहन को मैं आज इसे अपने पैरों के नीचे से किसी कुत्ते की तरह रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। उन दोनों के इस गुस्से के अपोजिट मैं बड़े ही आराम से अपनी प्रेसिडेंट वाली चेयर पर बैठ पावर तो मेरे ही हाथ में है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कैसे होती कि मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर खड़ी हो जाती। अच्छा, तो फिर जरा वो शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालो और उन्हें एक बार ध्यान से देख लो। मेरी बात सुनकर लिu रुयान ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बायर दो दो हाइल, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम जब चाहोगे मैं तब पेपर्स दिखाऊंगी क्या? अगर मैं पेपर्स बाहर ना भी निकालूं तो भी आज तुम्हारा गेम ओवर है। देखो, सारे शेयर होल्डर्स मेरे सपोर्ट में खड़े हैं और हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ हैं। इसीलिए मैं पेपर्स दिखाऊं या ना दिखाऊं, आज की बाजी मैं ही जीतूंगी। उधर ली जेफिंग ने जब देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी बात नहीं मान रहे तो उसने खुद अपने फोन से किसी को कॉल लगा दिया और अपने गुंडों को मुझे सबक सिखाने के लिए बुला लिया। मैं भी देखता हूँ कि तुम जैसे आवारा कुत्ते यहाँ कब तक टिके रहते हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें इज्जत से बाहर भेज दूं, पर तुमने खुद अपने लिए नंगे बदन बाहर जाने का रास्ता चुना है। मैं अपने हाथ में पकड़े पेन से खेल रहा था और एक उधर कर्मचारियों ने जब देखा कि लिu रुयान अपने फैसले पर अड़ी हुई है तो उन्होंने चैन की सांस ली और ली जेफेंग की और ज्यादा तलवे चाटने लगे। डायरेक्टर ली, आप अपना गुस्सा शांत रखिए। अगर आपके आदमी अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो हम सब आपके लिए आगे पीछे रहकर इस आदमी को यहीं ठीक कर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम सब भी इस काम में आपका साथ देंगे। उन बेवकूफ़ों को लग रहा था कि लिu रुयान ली जेफेंग से बहुत लव करती है और अगर वे ली जेफेंग को खुश कर देंगे तो उनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट पक्का हो जाएगा। पर वे बहुत मासूम थे। किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोशन और सैलरी बढ़वाने के लिए अपनी खुद की एबिलिटी और टैलेंट की जरूरत होती है। अगर किसी के पास वो टैलेंट नहीं है और वो जबरदस्ती खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो कंपनी के बाकी टैलेंटेड एम्प्लॉयज इस तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हर कोई बिना किसी रूल्स और रेगुलेशंस के ऐसे ही प्रमोट होने लगा तो वो कंपनी बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगी। छी, अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसे खड़ूस बॉस के अंडर अगर हम अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन तो हमें मिलना ही चाहिए। सवाल तो यही है ना कि क्या तुम लोगों के पास वो एबिलिटी है? तुमने आज तक कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? क्या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लाकर दिया है? बिल्कुल नहीं। मेरी इस बात ने उन सब के मुंह पर ताला लगा दिया। उनके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। वे सब गुस्से से लाल होकर एक साथ मुझे घूर रहे थे। लिजिफेन का गुस्सा और भड़क गया क्योंकि मेरी ये बातें सीधे उसी पर निशाना साध रही थी। वो किसी ढंग के कॉलेज से पढ़ा हुआ भी नहीं था, पर उसका एटीट्यूड दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। कमीने, तुझे बस अपनी जुबान चलानी आती है ना?
तुम सब वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो, इसे और कंपनी से बाहर फेंक दो। मैं एक सेकंड के लिए भी इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। पर इससे पहले कि वे मुझ तक पहुंच पाते, सिक्योरिटी गार्ड्स का एक पूरा ग्रुप मीटिंग रूम में अंदर आया और उन्होंने उन सबको वहीं दबोच लिया। बहुत अच्छे, तुम सब सच में हमारे खिलाफ जाने की जिद पर अड़े हो ना? तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और कहूंगा कि जांग जिहन हमारी कंपनी को जबरन हड़पने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को आने दो, वो इस चोर को खुद सबक सिखाएगी। और तुम गार्ड्स भी अपनी मौत के लिए रेडी हो जाओ। मैंने अपने हाथ के पेन को घुमाना बंद किया और उसे सीधे ली जेफन के मुंह की तरफ दे मारा। पेन सीधे उसके होंठ पे जाकर लगा और वो दर्द के मारे वहीं रुक गया। तुमने चोर किसे कहा? जरा इन दोनों को सच बता दो, ताकि अगर ये मरे भी तो इन्हें पता हो कि ये क्यों मर रहे हैं। जी बॉस। मुझे रिप्लाई करने वाले वो शेयर होल्डर्स थे। अब उनके चेहरों पर मेरे वो ठंडापन नहीं था, बल्कि वे तो ये देखकर लिू रुयान और उसके चमचों के होश उड़ गए। वे जैसे सांस लेना ही भूल गए। तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सबने मेरे साथ बगावत करने का मन बना लिया है? तभी उनमें से एक लेडी शेयर होल्डर वॉक करती हुई लिू रुयान के पास आई और उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरा थप्पड़ भी मारा, जिससे लिू रुयान कई कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गई। हम हमेशा से प्रेसिडेंट जांग के सबसे अच्छे पार्टनर और भाई रहे हैं। हमने उनके साथ मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया है। हम उनके साथ गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर बगावत का ब्लेम लगाने की? तुम खुद को समझती क्या हो? ऑफिस की एक मामूली पानी पिलाने वाली लड़की ही तो हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होती और तुमने हमारे प्रेसिडेंट जांग से शादी नहीं की होती, तो तुम्हारी आज ये औकात कभी नहीं होती। और तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम इस छोटे से आशिक के साथ मिलकर कंपनी हड़पने के सपने देख रही हो। अगर प्रेसिडेंट जांग बीच में ना होते, ताकि प्रेसिडेंट जांग को तुम्हारी इस गंदी नीयत का पता चल सके, सिर्फ इसी तरह वो तुम्हें अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल सकते थे। ये बात सुनते ही वहां खड़े सारे एम्प्लॉयज और ली जेफिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। ल्यूरुयान का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। उसने अपना आपा खो दिया और उस लेडी शेयर होल्डर के पास जाकर चिल्लाने लगी। पर उस लेडी शेयर होल्डर ने उसे रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। उल्टा उसने आगे बढ़कर ल्यूरुयान का कॉलर पकड़ लिया। तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत शांत और समझदार हो। तुम कभी गुस्से न आकर गलत डिसीजन नहीं लेती। लो, तुम्हारा ये नाटक भी खत्म हो गया। जरा हमारे प्रेसिडेंट जान को देखो और फिर खुद को देखो। तुम्हारे पास इतनी भी औकात नहीं है कि तुम उनके हाथ से एक छोटी चीज भी छीन सको। तुम बस अपनी मौत को दांव पर लगा रही हो। लियू रुयान के पास अब अपनी इज्जत और क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं बचा था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, पर उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने झटके से उस लेडी शेयर होल्डर का हाथ अपने कॉलर से हटाया और पागलों की तरह हंसने लगी। तुम सब बहुत बड़े मुगालते में हो। इस बेवकूफ जांग जियन ने बहुत पहले ही शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। उसकी ये बात सुनते ही उन घबराए हुए एम्प्लॉयज के चेहरे पर फिर से रौनक आ गई और ली जेफेंग का एटीट्यूड भी वापस लौट आया। हाँ बिल्कुल, तुम सब हमारे खिलाफ हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? जब तक उन लीगल डॉक्यूमेंट्स पर यूरोयान का नाम लिखा है, ये कंपनी हमारी ही रहेगी। ओह गॉड, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि मेरा पत्ता साफ हो गया। आखिरकार मैंने लियो रुयान मैम का साथ देकर बहुत बड़ा दांव खेला है। लियो रुयान ने एक घमंडी हंसी के साथ उस लेडी शेयर होल्डर को पीछे धकेला और अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांधकर उन शेयर होल्डर्स को घूरने लगी। मुझ लियो रुयान को अपनी ही थाली में छेद करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, जिसे मेरी बातें पसंद नहीं है, वो अपने शेयर्स बेचकर यहां से दफा हो सकता है। अगर किसी ने मेरे पीठ पीछे कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। पर वे सारे शेयर होल्डर्स लियो रुयान को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। उनमें से एक ने बड़े ही तरस के साथ उसे याद दिलाया, आई एम सॉरी, पर मुझे सच में अपनी हंसी रोकने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अपनी ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले जरा अपने उस दिमाग का यूज करो और एक बार उन शेयर ट्रांसफर पेपर्स को खोल कर देख लो। हमारे प्रेसिडेंट जांग ने तुम्हें थोड़ी देर पहले यही एडवाइस दी थी ना? पहले पेपर्स देख लो, उसके बाद ये घमंड दिखाना। लियू रुयान ने एक पल उन शांत खड़े शेयर होल्डर्स को देखा और फिर मेरी तरफ देखा, जो बड़े ही आराम से वहां बैठा हुआ था। अचानक उसके दिल में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। उस डर ने उसके पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। उसने एक गहरी सांस ली,
अपने ब्रीफ केस को खोला और उन शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकाला। और अगले ही सेकंड उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया, क्योंकि उन शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स के पहले पेज पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, डाइवोर्स एग्रीमेंट। ये शब्द देखते ही लियू रुयांग के होश उड़ गए। उसने पागलों की तरह पेपर्स के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो आगे पढ़ रही थी, उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था, मानो उसकी बॉडी का सारा खून सूख गया हो। यह ये कैसे हो सकता है? शेयर ट्रांसफर पेपर्स अचानक डाइवोर्स एग्रीमेंट में कैसे बदल गए? और इसमें ये क्यों लिखा है कि मुझे कंपनी और प्रॉपर्टी से एक भी रुपया नहीं मिलेगा? लियू रुयान ने उन पेपर्स को टेबल पर पटका और नफरत भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। जांग जी, हम ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुमने पेपर्स बदले हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, चाल? मैंने ऐसा कब किया? लियू रुयान गुस्से में अपनी आंखें मुठी करके मुझे देख रही थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और गुस्से की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इतने सालों से मेरे साथ थी, इसलिए वो मेरे काम करने। लियू रुयान, ये मत भूलो कि बिजनेस के सारे दांव पेच तुम्हें किसने सिखाए हैं। तुमने मुझसे बस थोड़ी सी चालाकी सीखी और सोचने लगी कि तुम गुरु से भी आगे निकल जाओगी। तुमने सोचा कि तुम विदेश आकर अपना वो छोटा सा इमोशनल ड्रामा करोगी और मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ हो। उधर ली ज़ेफेंग, लियू रुयान जितना घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि उसने लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल नहीं किया था। जब से उसने करियर शुरू किया था, लियू रुयान ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा था। उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वो गंदी चालें और लोगों के ताने कभी नहीं झेले थे, इसलिए उसे सिचुएशन की गंभीरता समझ में नहीं आ रही थी। पर लियू रुयान बहुत अच्छे से जानती थी कि इस धोखे की क्या कीमत होगी। अगर वो इस कंपनी से बाहर निकल गई और मेरा उससे डाइवोर्स हो गया, तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। रही बात उन कर्मचारियों की जो उसका साथ दे रहे थे, उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था और वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने लियू रुयान का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उसने वादा किया था कि मेरे हटते ही वो उनकी सैलरी डबल कर देगी। पर मैं उन गद्दारों को एक सेकंड के लिए भी कंपनी में नहीं रखने वाला था, जिनके पास ना तो कोई टैलेंट हो और ना ही कोई। सारे कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पर अगले ही सेकंड उन्होंने हवा का रुख भांप लिया। उन्होंने तुरंत ली ज़ेफेंग को साइड में धकेला और दौड़कर मेरे पैरों के पास आकर माफी मांगने लगे। प्रेसिडेंट जांग, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें इस लियू रुयान ने बहकाया था। उसी ने हमसे कहा था कि हम सब एक साथ रिजाइन करने की धमकी दें ताकि आप पर प्रेशर बने। हाँ बॉस, हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात उन रेजिग्नेशन लेटर्स की, मैं अभी उन सब को वापस उठा लेता हूँ। वे सब पागलों की तरह फर्श पर गिरे पेपर्स में से अपने अपने रेजिग्नेशन लेटर्स ढूंढने गए और मिलते ही उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। तुम सब बिन पेंदी के लोटे हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत बची है या नहीं? एक जॉब ही तो है, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और मिल जाएगी। तुम लोग एक नौकरी के लिए इस आदमी के सामने घुटने टेक रहे हो। ली ज़ेफेंग की यह बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक कर्मचारी ने सीधे उसके मुंह पर थूक दिया। अब ली ज़ेफेंग के पास वो पावर नहीं बचा था, इसलिए कोई भी उससे डरने को तैयार नहीं था। तुम जैसे निकम्मे लड़के को जो कॉलेज से निकलते ही इस औरत के आंचल में छुप गया। तुम्हें क्या पता कि मार्केट में एक एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी खुद अपनी मेहनत से कोई प्रोजेक्ट लाया है? जब ऑफिस में लोग अपनी मेहनत का क्रेडिट दूसरों को ले जाते देखते हैं, तब पता चलता है तुम हमें बिन पेंदी का लोटा कह रहे हो। सच तो यह है कि अगर तुम बीच में ना होते तो हमारे साथ आज ये सब कभी नहीं होता। इससे पहले कि वो सारे एम्प्लॉयज गुस्से में आकर ली ज़ेफेंग की धनाई शुरू करते, तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और ली ज़ेफेंग के बुलाए हुए गुंडे अंदर आ गए। वे सब गली मोहल्ले के छोटे मोट मवाली लग रहे थे। उन्हें देखकर ली ज़ेफेंग का कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ गया। पर लियू रुयान ने जब उन्हें देखा तो उसने अपनी त्योरियां चढ़ा ली और उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो हमेशा मेरे साथ रही थी, इसलिए उसने लाइफ में सिर्फ बड़े और एलीट क्लास के लोगों को देखा था। यहाँ तक कि हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत प्रोफेशनल थे। उनके सामने ये सड़क छाप मवाली कहीं टिकते ही नहीं थे। अच्छा, उन गुंडों का जो लीडर था, उसने जैसे ही मुझे चेयर पर बैठे देखा, डर के मारे उसकी पैंट गीली होने को हो गई। मैंने इन लोगों को पहले भी ब्लैक मार्केट में देखा था, जब मेरे एक फ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे बीच में आना पड़ा था। पर ली ज़ेफेंग को अभी भी अपनी जान का खतरा समझ में नहीं आ रही थी। वो अभी भी खड़े होकर मुझे गालियां दे रहा था। तभी उस लीडर ने पीछे से एक जोरदार लात ली ज़ेफेंग की कमर पर जड़ी।
जिससे वो सीधे घिसटता हुआ मेरे पैरों के पास आकर गिरा। प्रेसिडेंट जांग, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ली जेफेंग ने हमें जिस इंसान को सबक सिखाने के लिए बुलाया है वो आप है। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं सपने में भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। ली जेफेंग की छाती पर उस लात की वजह से दोबारा तेज दर्द होने लगा था, पर उस लियर की बातें सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई मेरे सामने इस तरह घुटने क्यों टेक रहा था। तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये तो बस एक लूजर है। उसकी गाली अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उस लीडर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का पंच सीधे ली जेफेन के मुंह पर दे मारा। उसका आगे का दांत टूट गया और वो दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लिu रुयान आगे बढ़ी और उसने गहरी नजरों से मुझे देखा। बहुत हुआ जंगजी हैं। मैं मानती हूं कि मैं तुमसे हार गई हूं, पर तुम इस तरह सरेआम हमारे साथ ये सब नहीं कर सकते। लिu रियन ने किसी तरह ली जेफेंग को उठाया और उसे अपने पीछे छुपा लिया। अब जाकर ली जेफेंग के अंदर का डर बाहर आया था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने अब एक भी लफ्ज बोला तो वो यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। इन्हें जाने दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम दोनों खुद को बर्बाद करके कब तक पछताते हो। लिu रुयान का घमंड अंदर से टूट चुका था, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसे अभी भी लग रहा था कि मैं उससे लव करता हूं और थोड़े दिनों बाद मैं खुद उसे वापस बुलाने के लिए उसके पास आऊंगा। वो ली जेफेंग को सहारा देकर मीटिंग रूम से बाहर ले गई। उनके जाते ही बाकी के कर्मचारी ने, लिu रुयान तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, पर तुम्हें एक बात नहीं पता। पूरे 1 महीने पहले ही मैंने उन सारे वफादार कर्मचारियों को ढूंढ निकाला था जिन्हें तुमने नौकरी से निकाला था। मैंने उन्हें अपनी दूसरी ब्रांच में काम पर रखा था, और जैसे ही मैं यहाँ का मैटर सॉल्व करूंगा वे सब वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। कंपनी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट में चला गया। अभी पूरे 2 महीने भी नहीं बीते थे कि लिu रुयान का सब्र टूट गया और वो अपनी गलती मानकर मेरे पास वापस आ गई। सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही उसका चेहरा इतना उतर चुका था जैसे वो 10 साल बूढ़ी हो गई हो। जो औरत हमेशा सजने संवरने के पीछे पागल रहती थी, आज वो बिना किसी परवाह के मेरी कंपनी के नीचे खड़ी होकर मेरा रास्ता रोक रही थी। उसने मेरी कार की विंडो को अपने हाथों से पीटना शुरू किया और रोते हुए मुझसे बात करने की भीख मांगने लगी। हस्बैंड, क्या तुम सच में मुझसे अब लव नहीं करते? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपनी जेब से कुछ कैश निकाला और कार की विंडो से बाहर फेंक दिया। क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी हैं? लिu रुयान का चेहरा शौक से जम गया। वो काफी देर तक वहीं बुत बनकर खड़ी रही। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे वापस अपनाने के बजाय उसके मुंह पर पैसे फेंक कर उसे एक भिखारी की तरह ट्रीट करूंगा। मिस लिu, प्लीज इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है। अगर कभी रास्ते में हम दोबारा मिले तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना और मुझे दोबारा हस्बैंड मत कहना। ये रास्ता तुमने खुद चुना था, तो अब इस पर आगे कैसे बढ़ना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जाओ और जाकर अपने उस ली जेफेंग को ढूंढो। नहीं, मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। वो एक नंबर का निकम्मा इंसान है। उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे रहता है। उसने मुझे मार मार कर मेरा एबॉर्शन तक करवा दिया और हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। ली जेफोंग एक नंबर का कचरा है। मैंने तुरंत कार की विंडो का ग्लास ऊपर चढ़ाया और ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने का ऑर्डर दिया। लिu रुयान रोते हुए मेरी कार के पीछे भाग रही थी। अब जाकर उसे अपनी गलती का असली एहसास हुआ था। वो किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं थी, इसलिए जब वो मार्केट में जॉब ढूंढने गई तो किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। कुछ इंटरव्यूअर्स ने तो उसके पास्ट के बारे में पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। लिu रुयान हार मानने को तैयार नहीं थी, पर ली जेफेंग ने उसके पीछे से एक और बड़ा कांड कर दिया था। उसने लिu रुयान के बैंक अकाउंट से उसके सारे सेविंग्स के पैसे चोरी कर लिए थे और अपने जुआरी दोस्तों की बातों में आकर वो सारा पैसा जुए में हार गया था। यही नहीं, पैसे ना चुकाने की वजह से किसी ने उसका एक हाथ भी तोड़ दिया था। जब लिu रुयान को ये बात पता चली तो उसके अंदर का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ली जेफेंग पर निकल गया। बिना पैसों की लाइफ कितनी भयानक होती है ये हम दोनों को समझ आ गया था। जो लोग कभी एक दूसरे से प्यार का दावा करते थे, आज वे एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। उनके बीच इतनी भयानक लड़ाई हुई कि ली जेफेंग ने उसे इस हद तक पीटा कि उसका एबॉर्शन हो गया।